औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर नंबर 7 मैथ्स 2 सेकंड बुक सेकंड ईयर का क्लास जो 12 का हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेक्चर है। इसके अंदर ये सूरत हाल है कि जी आपको ये कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जबकि आपको तीन वर्टिसेस जो दे दिए जाएंगे, एक पी हमारे पास दिया जाएगा, एक क्यू दिया जाएगा और एक आर दिया जाएगा। इसके इसमें जब भी हमारे पास ये सवाल पूछा जाएगा, उसके अंदर आपके पास दूसरा सवाल भी हमें करना पड़ता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए। वो कौन सा है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी इसके साथ ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं, यानी स्ट्रेटजी भी हमारी यही होगी कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है पहले मालूम किया जाए। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी मतलब फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। एक साइड ये हमारे पास हो गई, यानी एक साइड ये, दूसरी साइड ये इस साइड के पैरेलल होगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये ये ऑपोजिट साइड्स यानी कि ये साइड और ये साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। इसको हम पैरेललोग्राम हमारे पास लिखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक और सूरत हाल सामने आ रही है। वो क्या है जी? हमने यहाँ पर इसमें इस पैरेललोग्राम को एक ट्राइंगल के अंदर जो है वो हमने इसको चेंज कर लिया, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब इसके तीन वर्टिसेस हैं, यानी कि आपके पास तीन वर्टिसेस इन्होंने दिए हैं पैरेललोग्राम में। एक हमारे पास दिया है जी सर, इसके अंदर p की वैल्यू, ये p वैल्यू दी हुई है, और फिर उसके बाद ये एक q वैल्यू दी हुई है, और एक जो है वो r वैल्यू दी गई है। ये हमने पॉइंट जो से यहाँ पे लिख देने, p q r। आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मसलन मैं ये कहना चाहता हूँ, p आप यहाँ रख लें, q यहाँ रख लें, और r यहाँ रख लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय ये कि एक चीज़ की केयर रखनी है। पी क्यू आर में आप एक चीज की केयर करेंगे कि सेंटर के अंदर, यानी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, अब जो पॉइंट्स जिस तरह यहाँ पर क्या कहते हैं, पी जो है वो सेंटर में आया, तो हम इसको पी क्यू और इसको पी आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो सेंटर में आ गया, जो सेंटर में आ गया उसके मुताबिक यहाँ पे इस जगह पे जो भी पॉइंट्स, अगर आपका आर पॉइंट्स है तो आर क्यू और फिर यहाँ आर पी होगा। यानी कि ये देखें, ये हमने किया है, इसमें सेंटर में हमने क्यू रखा है, जबकि यहाँ पे सेंटर में पी था, इधर क्यू है। तो देखें, क्यू आर और क्यू पी ये भी फिगर बनती है। इसी तरह यहाँ पे सेंटर के अंदर हमने आर रखा है, आर फिर क्यू और पी। लेकिन इन सब में फ़र्क क्या है? वो बड़ा मामूली सा फ़र्क है कि इसके अंदर अगर तो जो भी फिगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 में से जो भी फिगर आप इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आपने जो है फाइंड आउट करनी है। मसलन अगर आपने ये फिगर इस्तेमाल करनी है, तो ये फिगर में पी क्यू मालूम करेंगे और पी आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर ये फिगर इस्तेमाल करनी है तो इसमें क्यू पी वेक्टर और फिर क्यू से क्यू आर वेक्टर, ये दो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जब हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे आर है, अगर आर क्यू यानी कि आर से क्यू वेक्टर मालूम करेंगे इस फिगर में, और आर पी फाइंड आउट करेंगे। फैसला हमने करना है कि हम जो है कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिलहाल हमने डिसाइड किया कि हम जो है इस फिगर को इस्तेमाल में लेकर आएंगे, इस फिगर को। तो इसके अंदर जो मालूम करेंगे, सेंटर में पी है, पी से पी क्यू और पी से पी आर हम जो है फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीकेकार हमारा क्या होता है, वो हम आपके सामने पहले भी डिस्कस कर चुके। तो इसके अंदर से पी के पॉइंट जो से हैं, ये देखें, ये पी क्यू हमने जो है वो फाइंड आउट किया। पी क्यू यानी क्यू में से पी के पॉइंट निकाल देने, 2 - 0, ये देखें 2 - 0 पी क्यू हमारे पास है। क्यू यानी सेकंड में से ये पी क्यू हम फाइंड आउट करें, सेकंड में से दूसरे वर्टिसेस निकाल दें तो ये पी क्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने 3 - 0,
ये क्या, ये देखें 3 माइनस 0 हमने कर लिया। फिर उसके बाद 2 2 माइनस 0 और 2 माइनस 0 और आई जे के कंपोनेंट लिखे, इनको हमने ऐड किया। 2 माइनस 0 का जवाब 2 आई और 3 माइनस 0 का जवाब 3 जे और 2 माइनस 0 का जवाब 2 के आपके पास आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर अब हमने, ये मैंने कहा था कि पी क्यू मालूम कर लिया। अब हमने पी आर मालूम करना है, जो सेंटर में होगा ना, यानी कि जो राइट ट्रायंगल के ऊपर वर्टिसेस जो सेंटर में होगा, वो उस पॉइंट से हम इसको कॉल करेंगे। पी क्यू और पी आर ये साइड्स है पैरेललोग्राम की। अब पी आर मालूम करेंगे जी। पी आर ये रहा जी हमारे पास, जिसमें से आर के में से पी के पॉइंट जो से वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, हमारे पास पी आर में से, बड़ा आसान है, हमारे पास आर में से पी के पॉइंट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस 1 और 0, -1 0 ये लिखा गया जी हमने। उसके बाद 1, ये 1, 1 माइनस 0 और ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर 4, ये 4 हमारे पास, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये हमारे पास लिखा है। इसके बाद इसे सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास -1 -1 आई, 1 जे और 4 माइनस 0 4 के हमारे पास आ गया। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने पी क्यू भी फाइंड आउट कर लिया, पी क्यू फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद पी आर फाइंड आउट कर लिया। अगर हम ये ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या पैरेललोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सेंटर में से पी इसके अंदर सेंटर में है, यानी सेंटर में पी था, तो लिहाजा हमने इसी से शुरू होने वाले ये पी हमारे पास था, पी पी क्यू मालूम किया और पी आर मालूम किया। अगर हम ये कर रहे होते, यानी ये फिगर हम कर रहे होते, ये मुकम्मल फिगर हम ये वाली फिगर कर रहे होते, तो उस सूरत हाल के अंदर क्यू सेंटर में था, तो हम यहाँ पे इस सवाल के अंदर क्यू आर और क्यू क्यू आर और क्यू पी फाइंड आउट करते। और अगर हम ये वाली फिगर इस्तेमाल कर रहे होते, तो इसके यानी ये फिगर, तो आर क्यू निकालते और आर पी फाइंड आउट करते। फिलहाल हम ये फिगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा पी क्यू और पी आर जो है वो हमारे पास फाइंड आउट किया जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसका हमने करना क्या है, पी क्यू और पी आर का। जब भी हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पी क्यू क्रॉस पी आर की मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, यानी फार्मूला हम पी क्यू क्रॉस पी आर जो है वो निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया। ये देखें हमारे पास इसके अंदर हमने ये पी क्यू क्रॉस पी आर और ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया इधर पी क्यू क्रॉस पी आर। पी क्यू क्रॉस आर में क्या होगा जी, हमारे पास पहले आई जे के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, आई जे के, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर पी क्यू के जो है वो हम लिखेंगे इसकी कंपोनेंट्स, यानी ये 2 आई की जगह 2 लिख देंगे, 3 जे की जगह ये 3 लिख देंगे, 2 के की जगह 2 लिखेंगे। ये पी क्यू की पहले जो भी वेक्टर होगा, यहाँ पी क्यू पहले था, उसके बाद फिर हमने ये पी आर यहाँ से लेंगे और पी आर में से ये -1 हम इधर लिखेंगे और फिर +1 इधर लिखेंगे और 4 इधर लिखेंगे, और जिस तरीके से हम पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते रहे, तो ये दो वेक्टर्स के दरमियान पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर के दरमियान हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट की। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसमें क्या काम करेंगे जी, हम इसके अंदर ये करेंगे कि आई आई कंपोनेंट्स यहाँ लिखेंगे, आई, और उसके बाद क्या कहते हैं हम यहाँ पर इसकी रो जो सी है वो इग्नोर कर देंगे। ये रो इग्नोर हुई और ये हमारे पास इग्नोर हुआ, तो यहाँ पर 3 1 आपके पास जो है वो इधर 3 1 2 4 आ गया, बाकी जो 4 इंटीजर रह गए थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जे के साथ लिखेंगे, जे में हम इसके अंदर ये जे है और इसकी ये कॉलम और रो हमने निगलेक्ट की, तो हमारे पास 2 - 1 और 2 4 आया और साथ माइनस जे हमारे पास, यानी नेगेटिव साइन आ गई, क्योंकि जे की साइन को उल्टाते हैं, रिवर्स करते हैं। उसके बाद फिर हम के साथ लिखेंगे, के में आपके पास
ये हमारे पास क्या कहते हैं रो सॉरी कॉलम रिजेक्ट होगा और ये रो इग्नोर होगी, तो बाकी जो रह जाएगा 2 - 1 और 3 1 रह जाएगा और के प्लस जो उसकी साइन है उसके साथ लिखा जाएगा। उसके बाद जी इस डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करते हैं। ये जिस तरह कि आप पहले भी करते आए 3 1 3 को 4 से 12 आ गया, ये देखें ये 12 लिख दिया। उसके बाद फिर उसके बाद 2 1 +2 1 आया, इसको हमने -2 लिख दिया। उसके बाद जी आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे 2 4 8 आ गया, ये हमने 8 लिख दिया। उसके बाद फिर ये 2 - 1 -2 आया, -2 को साइन चेंज किया तो +2 हमारे पास आ गया, ये हमने लिख दिया और -j एज इट लिखा गया। उसके बाद फिर हमारे पास इसको करेंगे 2 1 2 1 जार 2, यानी ये हमारे पास लिखा गया, जो कि ये हमारे पास आ गया 2। और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 हमारे पास हो गया, जो साइन चेंज करेंगे तो +3 हमारे पास आ जाएगा। आगे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 - 2 10 हो गया और 8 + 2 10j हो गया, -10j क्योंकि -j हमारे पास था, +5 और +5 k हमारे पास हो गया। लिहाजा ये हमारे पास पी क्यू क्रॉस ए वेक्टर जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो गया। पी क्यू क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी आर सॉरी पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड लेने का तरीकेकार वही है जो पहले हम करते थे कि 10 का स्क्वायर, ये देखें ये 10 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर -10 का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड के अंदर आई जे कंपोनेंट का स्केयर लेते हैं, तो ये देखें यहाँ ये -10 k का स्केयर आ गया। उसके बाद ये +5 का स्केयर और ऊपर अंडर रूट, ये स्केयर रूट हमारे पास आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको ओपन करते हैं, 10 का स्केयर 100 हो गया और -10 का स्केयर भी 100, 5 का स्केयर 25 अंडर रूट और अंडर अंडर रूट हमारे पास आ गया। टोटल क्या आता है 225 आया और इसका स्केयर रूट जो है 15 आता है। कैलकुलेटर पे चेक कर ले और यहाँ पे पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर की, यानी इस वेक्टर की। तो ये जो आया, ये जो अब तक हमारे पास आया, यानी पी क्यू क्रॉस आपके पास पी आर, ये 15 यूनिट आया, ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। अब इसको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को अगर हम हाफ से डिवाइड कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, ये देखें पी क्यू क्रॉस पी आर, इसको डिवाइड करना है हमने 2 से। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास होगा। अगर ये सिंपल पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड होता, यानी ये सिर्फ, तो उस सूरत हाल में ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम था। लिहाजा ये हमारे पास सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया और उसका जवाब है 7.5 यूनिट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक सवाल और ऑब्जेक्टिव का मैं बताता चलूं कि अगर आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया गया हो किसी का, जैसे ये 7.5 दिया हुआ है और हमें कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और उससे हमें पता लग जाएगा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें भी यही सवाल है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करें। तो दोबारा हमारे पास 3 ऑप्शन है, आर को सेंटर में रखना, यानी पी क्यू आर, पी को सेंटर में रखना, पी से क्यू, यानी फिर हम निकालेंगे इसके अंदर पी क्यू वेक्टर, पी क्यू और फिर उसके बाद पी आर वेक्टर, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। एक ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखें, यानी हमें इस सवाल को हल करने के 3 तरीके हैं, पी क्यू क्रॉस पी आर, या हम इस तरह कर लें, ये देखें आर सेंटर में रख लें, कोई 3 में से कोई आर क्यू निकालेंगे और उसके बाद आर पी, यानी आर पी आर क्यू क्रॉस आर पी, ये हमारे पास होगा, जो कि ये फार्मूला बनेगा आर क्यू क्रॉस आर पी। ये देखें लिखा हुआ भी है कि आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये आर क्यू और ये आर पी हमारे पास और इसको फिगर ना भी बनाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये आपके पास 3 वर्टिसेस है। ये देखें ये P है, पहले P को Q से मिलाया, P को Q से ज्वाइन किया, फिर P को जो है वो आप R से ज्वाइन कर दें, तो एक फार्मूला बन जाएगा PQ क्रॉस PR। और अगर आपने Q को पहले पढ़ा और इसको मिलाया पहले आपने फॉर एग्जांपल QP से, आप जिस मर्जी से मिला दें, चाहे QR से मिला दें पहले या QP से। फॉर एग्जांपल मैं QP से मिलाता हूँ, तो QP क्रॉस उसके बाद यहाँ पर QP क्रॉस हमारे पास होगा जी इसके अंदर QR। ये फार्मूला बन जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड, सबकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपने पहले R पढ़ा फिर इसको मिलाया RQ से, आप चाहें तो RP कह दें, लेकिन चले जी RQ। उसके बाद हमारे पास ये कहते हैं RQ क्रॉस RP, क्रॉस RP की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनमें से और ये तीनों का जवाब जो है वो सेम आपके पास आएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं ये लिखा गया फॉर एग्जांपल इसमें, तो आपके पास ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, तो हम फिलहाल ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं PQ क्रॉस PR, यानी ये हमारे पास फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो करते हैं जी हम इसके अंदर, यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई हैं कि जी देखें ये Q से स्टार्ट हो रहा है, ये भी Q से स्टार्ट हो रहा है, ये भी Q से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये R से स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा वेक्टर भी R से स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो है एक पहला भी P से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा भी P से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले जी यहाँ पर PQ निकालते हैं, PQ वेक्टर यानी ये वेक्टर PQ वेक्टर। PQ वेक्टर निकालने का तरीकेकार क्या हुआ, Q में से P के पॉइंट निकाल दें, 2 - 1, और ये 2 - 1 लिखा गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास ये कहते हैं 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 0 + 1। फिर उसके बाद ये -1 और ये -1, यानी -1 प्लस -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास इधर लिखा जाएगा -1 + 1 और k। तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद, वो हमारे पास क्या आएगा जी इसके अंदर, ये जवाब होगा जी हमारे पास इसमें 2 - 1 का आंसर 1i, ये 1i हमारे पास हो गया जी। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर 1i, और ये +1j, 0 + 1, और ये 0 -1 + 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो 0k हमारे पास आ गया। लिहाजा PQ वेक्टर हमारे पास ये आया। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो आप PR यानी कि ये वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा जी, ये भी सामने रख लेते हैं आपके, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें जी हमारे पास ये है, कर लेते हैं जी जल्दी से। PR हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि ये PR का मतलब हमारे पास ये है कि 1 में R में से P के पॉइंट सब्ट्रैक्ट करें, 0 - 1, 0 - 1, जो कि आपके पास -1 आ गया जवाब इसका। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं 2 - -1, यानी कि 2 + 1 बन जाएगा, तो 2 + 1 जिसका जवाब जो है वो 3 आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसमें 1 यानी 1 माइनस माइनस 1 + 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस है, सब्ट्रैक्ट जो करना होता है, तो 1 + 1 हमारे पास 2 बन गया, जो कि आपके पास यहाँ पे 2k बन गया। अब हमारे पास PQ भी आ गया, PQ भी आपके पास आ गया, और PR भी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन जब एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करने के लिए पहले हमें PQ क्रॉस PR फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड सेकंड स्टेप में मालूम करनी पड़ेगी। तो PQ क्रॉस PR हमें मालूम करने के लिए आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट में जाते हैं जी हम, यानी इसका मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट्स, PQ क्रॉस PR। ये देखिए जी हमारे पास है, इसमें पहले IJ के लिखेंगे,
ये पी क्यू क्रॉस पी आर में सबसे पहले हम आई जे के लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 पी की जगह यानी इसकी 1 और फिर पी क्यू की, क्योंकि इसमें पहले पी क्यू है, इस वजह से यहाँ पे पहली आई जे के बाद जो दूसरी रो है वो हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 0, और उसके बाद फिर हम पी आर सेकेंड पोजीशन पर है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर देखें ये -1 है तो ये भी -1 है, और उसके बाद ये 3 है तो ये 3 है, ये पी आर है, उसके बाद ये 2 है तो 2 हमारे पास होगा। आगे हम इसके डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर लेंगे। डिटर्मिनेंट्स को ओपन करने के लिए हम जो है पहले आई लिखेंगे, ये आई हमारे पास, और इसको यहाँ आई लिखा, और फिर इसके साथ जो रो है वो इग्नोर करेंगे और फिर ये हमारे पास लिखेंगे। बाकी ये रह गया जी 1 1 आपके पास 1 3, सॉरी ये थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी रो जो इग्नोर होगी वो ये वाली होगी, ये कॉलम, सॉरी कॉलम, तो 1 3 आपके पास और 0 2 ये लिखा गया। उसके बाद फिर हम जे के साथ काम करेंगे, पहले इसकी साइन को चेंज करेंगे, -j लिखेंगे, और फिर ये कॉलम इग्नोर करेंगे, और फिर उसके बाद ये रो इग्नोर करेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0 2, और देन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर के, ये स्टेप हम काफी दफा कर चुके हैं, प्लस के लिखेंगे, और इसकी ये रो हम जो है यहाँ पे इग्नोर करेंगे, और ये भी इग्नोर करेंगे, तो फिर हमारे पास जो रह जाएगा 1 -1, ये लिखा हुआ हमने 1 -1 1 3 हमारे पास रह जाएगा। अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट्स को ओपन करने का तरीकेकार हमारा जो है हमेशा की तरह वही रहा है, 1 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 1 2 आ गया, 2, और उसके बाद फिर हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, -0, तो 2 -0, और इसका आंसर 2i आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 हमारे पास, और -j एज इट लिखा गया 2, और फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया, जिसको आप +0 लिख दें -0 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं 1 को 3 से 3 3 1 आर 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जी फिर हमारे पास क्या कहते हैं 1 प्लस यानी 1 -1 यानी +1 हमारे पास आ गया, ये +1 3 +1 यानी 4 हमारे पास आ गया जी। उसके बाद ये हमारे पास ये है 2i -2j +4 के, ये हमारे पास आ गया पी क्यू क्रॉस पी आर का जवाब, ये हमारे पास आ गया। अब हमने चूंकि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पहले मालूम करना है, लिहाजा ये बेशक सवाल में नहीं दिया हुआ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का, हमने सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड हमने पी क्यू क्रॉस जो है पी आर की फाइंड आउट करनी। 2 का स्केल लेंगे हम पहले, ये 2 का स्केल हमने लिया, फिर -2 का हम जो है यहाँ पे स्केल लेंगे, जो यहाँ -2 का स्केल लिया हुआ अंडर रूट के अंदर, फिर 4 का स्केल लेंगे, और ये सब चीजें हमने इधर की हुई हैं यानी कि यहाँ पर, और इसको जब हम ऐड करेंगे 2 का स्केल 4 हो जाएगा, 4 + 4 16, और जो कि हमारे पास 24 आ गया, अंडर रूट 24 अंडर रूट हमारे पास आ गया जी इसका जवाब, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है RPQ। RPQ हमने जिनसे P को सेंटर में रखा था इसलिए हम इसको RPQ कह रहे हैं। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करने का तरीकेकार ये है कि जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आया है यानी कि ये पी क्यू क्रॉस पी आर, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये देखें यही फार्मूला है पी क्यू क्रॉस पी आर डिवाइड बाई 2, तो आंसर जो आएगा वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास आएगा। हमने पी क्यू प्लस क्रॉस पी आर की वैल्यू 24 अंडर रूट रखी तो हमारे पास जवाब ये आया। 24 अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं जी, इसको कैलकुलेटर से बेशक मालूम कर लें, 4 × 6 24 को लिख सकते हैं, जिसको हम 6 से 4 का अंडर रूट 2 आ गया, और 2 × 6 अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 6 अंडर रूट हमारे पास जवाब आ गया। लिहाजा ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास मालूम हो गया
और बाय डिफॉल्ट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी हमारे पास आ गया। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसने डायरेक्टली पूछ लिया कि आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इसने डायरेक्ट पूछा है, तो कोई इससे फर्क नहीं, इसने कहा जी इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि ये तो पहले ही हम कर रहे थे, ये पिछला ही एक किस्म का सवाल है, लेकिन इसके अंदर ये पिछला ही एक क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या हमारे पास है कि वहाँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल था, उसमें हम 2 से डिवाइड करते थे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम से। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें ये देखें, हम इसमें ये करते हैं जी, ये वर्टिसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ए जो है वो 0 0 है, आप इसको यहाँ लिख लें, किसी जगह भी लिख लेते हैं इन 4 वर्टिसेस में, जो पहले आप ट्राई इसका पैरेललोग्राम बनाने के बाद, फिर उसके बाद बी लिखें, बी वर्टिसेस जो गिव सवाल के अंदर गिवन है, बी हमारे पास, फिर सी लिखें, सी के वर्टिसेस ये हमारे पास है, सी आपके पास 2 - 1 1 ये लिखे हुए सी के वर्टिसेस, और फिर उसके बाद डी के वर्टिसेस लिख लें, ये डी के वर्टिसेस हमारे पास आ गए 3 1 4। तो अब हमने जो है फॉर्मूला देखने कि आपके सामने कौन सा इस्तेमाल करना है, यानी हमें कोई सी किसी एक को, mesela हम ए से पढ़ना शुरू करते हैं जी, यानी कि ए से हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ए, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें, यानी ए से ए सी और ए बी, यानी ए सी क्रॉस ए बी, एक फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, ए सी क्रॉस ए बी, और देखें दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ए सी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी इससे हमारे पास ये और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन हमारे पास है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हम बी से स्टार्ट कर लें, बी डी और बी ए, ये फॉर्मूला देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ए, यानी बी से पहले इसे पढ़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बी डी कर लें, तो बी ए क्रॉस बी डी, और इसमें दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें ये लिखा हुआ, ये दूसरा ऑप्शन है इस सवाल को हल करने का, और बी ए क्रॉस बी डी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है एक तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, अगर ये आप डी से स्टार्ट कर लें, डी सी और क्रॉस डी बी, या डी बी क्रॉस डी सी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज होता है, ये देखें यही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, डी बी क्रॉस डी सी, मैग्नीट्यूड होने की वजह से चाहे आप डी सी को पहले लिख दें डी बी को बाद में लिख दें, तो वो नेगेटिव जो है असर नहीं पड़ेगा, वरना नेगेटिव हो जाता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तीसरा यानी फोर्थ वन ऑप्शन क्या है जी हमारे पास, कि अगर कोई स्टूडेंट सी से क्लास कर ले, सी ए ये और सी डी, तो इसके अंदर सी ए क्रॉस हमारे पास सी ए क्रॉस सी डी ये लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है, सी जो है दोनों वेक्टर से जो है वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन है जी हमारे पास सवाल हल करने के, यानी कि अगर कोई ये पूछता है क्या ए सी क्रॉस, यानी कि कोई हमसे ये पूछे कि क्या इनकी मैग्नीट्यूड इक्वलेंट होगी, ए सी क्रॉस ए बी और फिर ए बी ए क्रॉस बी डी और डी बी क्रॉस डी सी, और उसके बाद सी ए क्रॉस सी डी, चारों की या ये चारों में से कोई सी दो की क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, तो हम तुम्हारा जवाब यस होगा। इसी तरह एक ऑप्शन और रह गया कि अगर हम इसके अंदर इसमें ये एक ही बात है, ए बी पांचवा ऑप्शन ए बी क्रॉस ए सी, चूंकि हमने इसको उल्टाया, ए बी यहाँ लिख दिया ए सी इधर लिख दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन आती है, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से वो हमारे पास इसकी जवाब जो है वही रहेगा। हम किसी एक ऑप्शन पे स्टे करेंगे, एग्जाम में इतना ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको लिखेंगे ए सी क्रॉस ए बी पे काम कर रहे हैं या ए बी क्रॉस ए सी पर, ये दोनों बातें एक ही है, ए बी क्रॉस ए सी या ए सी क्रॉस ए बी, तो ए बी क्रॉस ए सी को हम आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। ए बी इसके अंदर इसका मतलब है कि इसमें जो जरूरत है वो ए बी वैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत है और ए सी फाइंड आउट करने की जरूरत है, बाकी फार्मूलों को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमने डिस्कशन की
कि हमारे पास, और ये लिखा हुआ भी है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव हमारे पास है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये यहाँ पर इसको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ ये फिफ्थ ऑप्शन ए बी क्रॉस ए सी को जो है वो हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे, यानी इसको तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा बी में से ए के पॉइंट जो से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी में से 1 - 0, ये देखिए 1 - 0 आ गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2 - 0, 2 - 0 ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद 3 - 0 और 3 - 0 हमारे पास ये आ गया और आई जे के हमारे पास लिखा गया। तो ए बी जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं फाइंड आउट हो गया। उसके बाद फिर हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी का मतलब है सी में से ए के पॉइंट निकाल लें। 2 - 0 हुआ तो 2 - 0 हमारे पास ये लिखा गया जाए। सिमिलरली -1 यानी ये -1 और ये 0, -1 0 हमारे पास ये लिखा गया। फिर उसके बाद 1 - 0, ये 0 है जी हमारे पास, आप इसको देख भी सकते हैं। 1 - 0 ये लिखा गया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये 2 - 0 का 2 आ गया, 2i, और ये -1j और ये हमारे पास 1k हमारे पास लिखा गया। अब हमारे पास से ए बी भी आ गया, ये देखें ये ए बी है और हमारे पास ए सी भी फाइंड आउट हो गया, ये ए सी है। अब इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम ले लेंगे ताकि हमारे पास जो है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाए। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल आती है जी इसके अंदर। ये आपके सामने हमने एरिया ऑफ द, यानी हमने इसको ले लिया जी ए बी क्रॉस ए आई। तो हम करेंगे क्या, ए बी क्रॉस ए सी में, ए बी क्रॉस ए सी में पहले आई जे के लिखेंगे। फिर उसके बाद ये लिख देंगे 1i + 2j + 3k ए बी, ये लिख दिया हमने जी। आई जे को खत्म करके 1 2 3। उसके बाद फिर हम ए सी के कंपोनेंट आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे 2 - 1 1, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2 - 1 1 हमारे पास। उसके बाद जी हम यहाँ पर इसमें का इसके ओपन करेंगे जैसा पहले भी किया था। आई लिखा यहाँ पर और उसके बाद इसके अंदर से ये लिख दी 2 3, यानी 2 3 हमारे पास। और उसके बाद इसमें आपके पास क्या कहते हैं 2 3 और 3 1 हमारे पास लिखा जाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर जे के साथ हम क्या करेंगे, ये -j इसको इग्नोर कर देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। तो फिर हमारे पास 1 2 ये लिखा गया, 1 2 और 3 1 हमारे पास लिखा जाएगा। और फिर जब हम के साथ काम करेंगे, इस के साथ, तो इसकी ये हम जो है कॉलम को इग्नोर कर देंगे और ये रो को इग्नोर कर देंगे। तो बाकी जो बचेगा वो 1 2 और आपके पास कहते हैं 2 - 1 होगा। इन डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करते हैं। ये इसको 2 × 1 आपके पास 2 आ गया और उसके बाद 3 × -1 -3 आया, जिसको +3 करके हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1 यानी 1 आ गया और 3 2 जार 6 -6 आ गया जी। उसके बाद जी हमारे पास ये आया 1 1 -1 यानी आपके -1 आ गया, -1, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आ गया 2 2 जार 4, जो साइन चेंज होकर -4 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 3 आंसर जो है वो 5 हो गया और इसी तरह -5 और इस माइनस से मिलके +5 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जी ये -1 -4 -5 आ गया, -5k आ गया। आगे चूंकि हमारा टारगेट ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें ए बी क्रॉस ए सी की, ताकि हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकें। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में 5 का स्क्वायर ए, और फिर इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए +5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 25 + 25 + 25 अंडर रूट, दोनों में अंडर रूट हमारे पास है, तो 75 का अंडर रूट हमारे पास आ गया। अब ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया, सवाल हमारा खत्म हो गया। आगे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव जनरेट होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कि अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल सी ए बी, यानी इसको मैंने कैसे पढ़ना है, इसको हम ए जो है ए सेंटर में है तो ए को हमने जो है सेंटर में रखना है। तो बाकी इसको बी ए सी भी पढ़ सकते हैं।
और CAB भी पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब ट्राइंगल है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। ABDC, ये देखिए मैंने ABCD नहीं लिखा, क्योंकि जो हमने फिगर बनाई है उसके अंदर ये B के बाद D है, फिर C है। तो 75 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 75 अंडर रूट है, वो वैल्यू इसकी जगह रखी तो 75 अंडर रूट हमारे पास आ गया, और AB क्रॉस AC की मैग्नीट्यूड कह लें, या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास हो जाए। इसको हल किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, 5 × 3 अंडर रूट ओवर 2 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट इसके सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने एक ट्रिक बताया जी। इसने कहा है जी कि आपने ये करना है, हमारे पास ये ABCD करना है। ABCD सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर सवाल है जो लाइंस मैंने अभी आपके साथ रखी हैं, और इसके 8 ऑप्शन आपके सामने रखे कि भी ये कौन कौन से ये ऑप्शन है जो जिससे आपका सवाल जो है वो हल हो जाता है। यानी कि एक ऑप्शन ये है कि अगर हम यूं ले लें AB और उसके बाद A क्रॉस AD, तो तब भी ये सवाल हल होता है, AB क्रॉस AD। और अगर कोई यहाँ पे ये इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर कोई जो सा है बी को सेंटर मान ले हमारे पास। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ए बी है। यहाँ पे गौर करें, इसके सिर्फ इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। ये ए बी है और ये ए डी है, लेकिन इसी बात को वो कह रहा है कि अगर ए डी को, यानी ए डी, इसको पहले लिख दिया जाए ए डी को, और जो ये ए बी है ए बी को हम बाद में लिख दें, यानी कि यहाँ पर, तो तब भी सवाल के जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, आप उसके मुताबिक इस सवाल को जरूर हल कर ले, इसको नोट भी कर ले। मैं आपके सामने इसको जो है पिक्चर को रख देता हूँ, 2 मिनट के लिए आप इसे नोट कर ले, और वर्टिसेस को भी नोट कर ले। और इनको ऐसे ही करना है जिस तरह हमने पीछे सवालों से करते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास होगा, ये जवाब लिखा जाएगा। आप इनमें से कोई ऑप्शन जो 8 लिखे हुए हैं कोई भी आप यूज कर सकते हैं, और ये सब के सब इक्वल होंगे। आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, यानी एक दफा फिर आपके सामने कर देते हैं, आप इसे जरूर नोट करें जी, स्टिल करके पिक्चर को। उसके बाद आगे हमारे पास है जी ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमने यही लिखा है जी कि आप इसको एज इट करें जिस तरह ये आप पहले कर रहे थे, यानी थर्ड पार्ट को जो बुक में लिखा हुआ होगा, डू इट एज क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 2, उसी तरह आप इसको कर लें। यानी एक क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसके पार्ट्स किए, उसके अंदर भी इसी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पहले फर्स्ट पार्ट में भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किया था। एक से ज्यादा सवाल हमने इसके अंदर ऐसे किए। अब हम चाहते हैं जी कि ये बाकी काम आप कर लें, और बाकी क्या कहते हैं, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो मौजूद है। ये ये देखिए जी, इसके अंदर ये सूरत हाल है, 3 वेक्टर दिए गए, एक यू वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ये 1 के बराबर नहीं आती यू वेक्टर की। 5 का स्क्वायर जबानी कर लेते हैं, 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 26, और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 27 अंडर रूट हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आएगी। जबकि यूनिट वेक्टर अगर ये होता तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आनी थी, लिहाजा ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो सी है वो 27 अंडर रूट हमारे पास है। आप अलहदा खुद भी करके देख सकते हैं। उसके बाद इसने सवाल के अंदर ये क्वेश्चन एक यू वेक्टर दिया हुआ है, यानी 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास, यू वेक्टर है, वी वेक्टर है, और उसके बाद डब्ल्यू वेक्टर है। सवाल ये पूछ रहा है कि आप इसके अंदर से ये बताएं कि इनमें ये कोई से 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इन 3 में से, यानी यू वी के ऊपर, या यू डब्ल्यू पर, या वी डब्ल्यू पर, या वी डब्ल्यू पर, या डब्ल्यू वी पर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर सिर्फ दो डिफरेंट वेक्टर्स को
आपस में परपेंडिकुलर साबित करना हो तो उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट ली जाती है। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे वो हमारे पास ये आएंगे कि हम u डॉट वी मालूम करेंगे। अगर इसका जवाब जो है जीरो आ गया डॉट प्रोडक्ट का, तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे u और v। और अगर u डॉट w वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं अगर जवाब u डॉट w का जीरो आ गया। अगर नहीं आया तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास नॉट परपेंडिकुलर। और v डॉट डब्ल्यू ये हमारे पास है। v डॉट डब्ल्यू का अगर हमारे पास क्या कहते हैं जवाब जीरो आ गया, आंसर जीरो हो गया, तो उस सूरत हाल में जवाब दोनों वेक्टर्स को v और w को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। एक और चीज हमारे पास ये है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ये फार्मूला होता है a डॉट बी वेक्टर, और उसके दरमियान में जो एंगल होता है और उस वो हमारे पास 90 का होना चाहिए, यानी दोनों का आपस में। तो लिहाजा लेकिन फार्मूला आप याद रख लें, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं हम यहाँ पर इस फार्मूले में, यानी इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 पुट करें हम, ये लिखा हुआ भी है थीटा 90, तो कॉस यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो होता है। लिहाजा ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास जीरो होगा। अगर कोई हमने ये पूछे ऑब्जेक्टिव के अंदर कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका जवाब होगा 90 डिग्री। cos 90 इज इक्वल टू जीरो हमारे पास होगा। एक चीज, दूसरी चीज एक और बात ध्यान में रखें कि चाहे डॉट प्रोडक्ट में u डॉट v मालूम कर लें या v डॉट u मालूम कर लें, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं। यानी u को पहले लिख लें, वो v को बाद में लिख लें, या v डॉट u में v को पहले लिख लें, u बाद में लिख लें। इसी तरह u डॉट w, इसमें आपके पास कोई जो है इसकी अहमियत नहीं है कि आप w पहले लिखें या u बाद में लिखें, उसकी आपको समझ भी आ जाएगी। उसके बाद अभी यहाँ इसी तरह v डॉट w लिखें या w डॉट v लिखें, दोनों तरीकेकार यहाँ पर सही हैं। अब हम यहाँ पर u डॉट v जो है वो फाइंड आउट कर रहे जी। u की हमने पहले चेक करते हैं कि u डॉट v का जवाब क्या जीरो आता है या नहीं आता। इसको चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि हम ना ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, हम इसके अंदर u और इसका i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 5 मल्टीप्लाई जीरो। ये देखिए 5 मल्टीप्लाई जीरो हमारे पास आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई जीरो यानी आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर। और यहाँ पे देखें ये -1 और ये भी -1, यानी -1 मल्टीप्लाई -1। ये देखें ये लिखा हमने u डॉट v के अंदर, ये हम लिख रहे हैं -1, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हम j कंपोनेंट यानी k कंपोनेंट, इसका u का और v का k कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई -1। ये देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1 लिखा, तो आपके पास जवाब क्या है जी हमारे पास। ये यहाँ अब इसको सिंपली आई जे के नहीं लिख से, आई जे के यू डॉट वी में नहीं लिख से। अब हमारे पास ये है कि 5 मल्टीप्लाई आपके पास ये कहते हैं जीरो, तो ये जीरो आ गया आपके पास। इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई -1, अब आंसर +1, वो आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर -5, 1 मल्टीप्लाई -5, तो आंसर -5 आया। और इसको जब हमने हल किया, यानी इसको 0 + 1 -5, -4 आंसर आया। -4 जीरो नहीं होता, यही बात हमने ये लिखी है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस अगर जीरो जवाब नहीं है तो साथ ही हमने लिख दिया सो यू एंड वी आर नॉट परपेंडिकुलर, कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करते हैं जी, एक सवाल में तो साबित हो गया u और v आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब दूसरा, अब u को चेक करते हैं जी हम w के साथ। जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको एक एक करके दो दो पेयर्स बनाकर हम चेक करेंगे। अब पहले u v का पेयर बनाया था, अब u w का पेयर बनाएंगे। तो u डॉट w अब जो है वो हम चेक करेंगे। तो इसका तरीकेकार भी यही है, ये 5 हमारे पास आई कंपोनेंट और ये आपके पास -15 मल्टीप्लाई करें 5 - 15,
जो कि आपके पास -75 आया जी, -75, ये यहाँ भी लिखा हुआ है u डॉट वी के अंदर, मैंने डायरेक्ट ही -75 लिख दिया। उसके बाद फिर आप इसके अंदर ये -1 मल्टीप्लाई -1, सॉरी यहाँ पर क्योंकि हम तो W के साथ चेक कर रहे हैं तो ये इसके साथ होगा, -1 मल्टीप्लाई +3, -1 +3 आंसर जो सा है वो आपके पास -3 आ गया। उसके बाद जी हमारे पास क्या कहते हैं, अब के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 आ गया। डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उनके कोफिशिएंट्स के, यानी दूसरे लफ्जों में जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं, कोफिशिएंट नहीं कहते। 1 और -1 3 ये हमारे पास लिखा गया जी, तो इसका आंसर -3 आया। अब इन सबको टोटल किया, -75 -3 -3, आपके पास -81 जो जीरो नहीं है, यही हमने यहाँ लिख दिया, ये जीरो नहीं है। फिर इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा कि U एंड W आर नॉट परपेंडिकुलर, ये जो फॉर्म है इस तरह का लिखना उल्टा टी करके, इसको हम परपेंडिकुलर हम कहते हैं। उसके बाद जी अब हमारे पास रह जाता है दूसरा ऑप्शन कि V और W की डॉट प्रोडक्ट लीजिए और उनको आपस में चेक करें हम। तो V और W को जो है हम चेक करते हैं जी कि इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेके V का, तो इसके इसका जीरो कंपोनेंट और इसका ये हमारे पास -15, 0 मल्टीप्लाई -15, देखें ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, -1 और +3, -1 मल्टीप्लाई +3, ये यहाँ पे लिख दिया जी आपके साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर, और ये U डॉट सॉरी V डॉट W में लिख रहे हैं, ये V डॉट W लिखा हुआ है, V डॉट W इसको मालूम करना चाह रहे हैं, इसलिए V और W की डिस्कशन हम कर रहे हैं। अब V का k कंपोनेंट -5 और -3 यानी +15, ये देखें -5 -5 +15 हमारे पास हुआ, ये भी 15। अब हम देखते हैं कि क्या इसका जवाब क्या आता है। इसका जवाब भी +15 और इसका जवाब हमारे पास क्या कहते हैं -3। अब हम देख लेते हैं जी क्या ये जीरो जवाब है कि नहीं जीरो। अगर ये जवाब भी जीरो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि V डॉट डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि V डॉट डब्ल्यू का जवाब जो है वो 12 आ रहा है। 12 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर जो आपके सामने है। 12 हमारे पास जो है इसका जवाब है, ये दिखा भी देते हैं आपके सामने कर देते हैं कि ये हमारे पास ये -3 का जवाब जो है -3 आया, इसका जवाब +15 आया, वो ये आ गया +12, 12 नॉट इक्वल टू जीरो, V इज नॉट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। अब हम करते हैं जी पैरेलल, क्योंकि इस सवाल के अंदर ना दो सवाल पूछे गए थे आपसे। एक तो परपेंडिकुलर में तो डॉट प्रोडक्ट लेनी थी कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान, दो दो के पेयर बनाकर, जो कि हमने यू वी बनाया, फिर यू डब्ल्यू बनाया, फिर वी डब्ल्यू, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बनता। अब इसका एक और सवाल था हमारे पास कि पैरेललोग्राम, पैरेलल वेक्टर के इन दो तीनों में से पैरेलल कौन से वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर की पहचान अगर आपने करनी हो, आप ये करें कि ना हमारे पास दो वेक्टर को सब सब में देखेंगे कॉमन किस में मिलता है, ये एक हिंट है। इसमें से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, यानी 5 है, ये -1 है, ये +1, कॉमन नहीं आ रहा। पैरेलल वेक्टर में आप पहला मैं आपको हिंट दूंगा कि आप उसमें कॉमन तलाश करें। V में भी कॉमन नहीं है, इसमें देखें W में कॉमन है, +3 या -3 कॉमन हमारे पास मौजूद है W में, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे। पैरेलल में बस आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल को कहा जाए उसमें आपके पास कॉमन किस में मिलता है। अगर तो कॉमन मिलता है आपका, और कॉमन मिलने के साथ एक शर्त और भी है, वो भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें ये कॉमन हमारे पास आया, कॉमन हमारे पास आ गया किसमें, W में। ये कॉमन मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास इसमें कॉमन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये W वेक्टर था, इसमें से कॉमन -3 हमने लिया। -3 कॉमन इस तरीके से लेना है, ये देखिए ये कॉमन लिया -3, ये -3, और बाकी ब्रैकेट के अंदर +5i -j +k आ गया। कॉमन इस तरीके से लेना है कि वो जैसा कि वो
यू वेक्टर बन जाए या वी वेक्टर बन जाए। अब हमने, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि ये यू वेक्टर है। वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखें तो ये यू वेक्टर हमारे पास है। तो ये यू वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, और यू वेक्टर आपके पास क्या कहते हैं, ये आ गया। दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होंगे। अब दो वेक्टर हो गए, एक डब्ल्यू और एक यू। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई स्केलर आ जाए, स्केलर का जैसा यहाँ -3 आया हुआ है, -3 आपके पास आया हुआ है, अगर कोई स्केलर हमारे पास आ जाए, स्केलर का क्या मतलब है, कोई अदद आ जाए, ये -3 आ गया, यू और डब्ल्यू, तो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं कि डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वेक्टर, या यू वेक्टर इज पैरेलल टू डब्ल्यू वेक्टर। चाहे इसका नाम पहले लिख लो, डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वेक्टर, या यू वेक्टर इज पैरेलल टू डब्ल्यू। यही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ ए बी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा का मतलब है कोई अदद, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन आप याद रख लें, ये ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन है। इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन द पैरेलल वेक्टर्स, तो आपने कहना टू वेक्टर्स ए वेक्टर ए एंड बी इज पैरेलल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर और लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा बिलोंग्स टू आर भी लिखना जरूरी है, ये लिखना भी जरूरी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। आगे मैंने एग्जांपल दी है कि लैम्डा से मुराद जैसा जैसा ये 3b आ गया, 3 आ गया, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो ए एंड बी आर पैरेलल। इस ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें लैम्डा की वैल्यू -1/2 है। तो ये दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं, क्योंकि इनके दरमियान में एक स्केलर आ गया, तो लिहाजा हम इसको पैरेलल वेक्टर जो है वो हम यहाँ पर कहते हैं। ये साबित हो गया कि दो वेक्टर जो से है वो हमारे पास पैरेलल है। अब अब हमारे पास दूसरी, उसका सेकंड पार्ट है उन्हीं लाइंस के ऊपर कि ये बताएं कि इनके दरमियान के यू वी डब्ल्यू, ये तीनों वेक्टर में से कौन से दो वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे ये लिखा है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें ये ऑप्शन दिए गए, सवाल ये पूछा गया, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा कि आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछी गई है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीकेकार ये है कि कोई से दो पेयर सेलेक्ट करें, यू और वी सेलेक्ट करें, या यू और डब्ल्यू सेलेक्ट करें, या वी और डब्ल्यू सेलेक्ट करें, उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट ले लें। यू डॉट वी, जिसको हम वी डॉट यू भी लिख सकते हैं, ये मालूम कर लें पहले। दूसरा सवाल, यू डॉट डब्ल्यू या डब्ल्यू डॉट यू कर लें, या वी डॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू डॉट वी, ये तीन पेयर ही बनेंगे, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं। आपके पास दो, पहले इसको हल करेंगे यू डॉट वी, फिर हम इसको दूसरे को हल करेंगे। देखें जी, अब हमारे पास हम यू डॉट वी मालूम कर रहे हैं, यू डॉट वी। इसके अंदर क्या होगा जी, आपके पास के आई कंपोनेंट 1 है और इसका v का कंपोनेंट -1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 -1, डॉट प्रोडक्ट में आई जे के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये -1 हमारे पास आया जी। फिर उसके बाद दूसरा हमने जे कंपोनेंट 2 है इसके अंदर, और वी में जे कंपोनेंट 1 है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई 1 ये लिख दिया, जो भी साइन आएगा वो हम लिख देंगे। फिर के कंपोनेंट -1 है, ये +1 है हमारे पास वी वेक्टर का के कंपोनेंट, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब इन सबको ऐड करना है। ये इसका जवाब जो है -1 आया, और इसका जवाब जो है +2 आया, और इसका जवाब जो है -1 आया। ये हमने यहाँ पे इसके आंसर लिख दिए, -1 +2 -1, और जब इसे हल किया तो 0 था, लिहाजा यू डॉट वी वेक्टर इस सवाल में 0 आ गया, जबकि पहले क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में ये 0 नहीं आया था। ये जहन में रहे, जब 0 आ जाए तो हम कहेंगे यू एंड वी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये दोनों परपेंडिकुलर हमारे पास हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, एक सवाल हल हो गया। सेकंड, यू डॉट डब्ल्यू। अब यू डॉट डब्ल्यू में ये हमारे पास करेंगे यू डॉट डब्ल्यू। इसके अंदर भी वही रूल हमारे पास है कि यू का आई कंपोनेंट और डब्ल्यू का आई कंपोनेंट -π/2, 1 मल्टीप्लाई -π/2, ये हमने इधर लिख दिया। उसके बाद दूसरा हमने जे कंपोनेंट 2 यू का और डब्ल्यू का -π, तो ये हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया यू डॉट डब्ल्यू के अंदर मालूम करने के लिए, 2 मल्टीप्लाई -1।
नेक्स्ट हमारे पास 1 -1 के कंपोनेंट और ये π/2 w के, क्योंकि u डॉट w फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हमने इनको जो है सॉल्व किया, इसका आंसर -π/2 ये हमने इधर लिखा, और फिर उसके बाद इसका आंसर हमारे पास -2π और ये हमने इधर लिख दिया, और फिर इसके बाद इसका आंसर -π/2 ये यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम ले, इसका एलसीएम आता है जी 2, 2 एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गए थे इसके, जो कि -6π/2 -3π, -3π जीरो नहीं है, लिहाजा ये नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब ये जीरो जवाब नहीं आया किसका, u डॉट w का, जिसका मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, लिहाजा यही लिख दिया u एंड w नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ये भी सवाल हल हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास v डॉट w को चेक करना है, क्योंकि ये 3 सवाल पूछे जाएंगे जब भी आपको 3 वेक्टर दिए जाएंगे कि आप इसके अंदर मालूम करें। ये देखें जी, हमारे पास v डॉट w ये फाइंड आउट किया है, देखते हैं जी v डॉट w, थोड़ा सा हम अब इसको थोड़ा सा हम जो है व्यू उसका बेहतर करने के लिए v डॉट w का हम इसमें, चले जी ये हमारे पास आ गया जी, इसमें थोड़ा सा और व्यू फिर बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पर आता है जी हमारे पास इसमें v का आपके पास i कंपोनेंट -1 है, w का i कंपोनेंट -π/2 है, तो ये आपके पास इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा हमारे पास, क्योंकि v डॉट w ये है -1 और -π/2 हमारे पास लिखा गया जी। उसके बाद आगे j कंपोनेंट v वेक्टर का, क्योंकि v डॉट w फाइंड आउट कर रहे हैं, v का j कंपोनेंट 1 है और ये -π है, तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई -π। उसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर ये हमने यहाँ लिख दिया, आखिर v वेक्टर का k कंपोनेंट 1 है और w वेक्टर का k कंपोनेंट प्लस π/2 है, तो 1 मल्टीप्लाई π/2 ये हमारे पास लिखा गया। अब उसके बाद इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हम देखना चाहेंगे कि ये हमारे पास जवाब 0 है या नहीं है। तो इसका जवाब देखने के लिए हमें ये देखें, यहाँ पर साथ हम दूसरा भी कर लेते हैं। इसके अंदर ये देखिए, इसका जवाब जो सा है वो हमारे पास है +π/2 और इसका जवाब -π और इसका जवाब +π/2। इनका एलसीएम लिया इस सारे का, यहाँ से 2 ये 2 एलसीएम लिया तो ये 2 आया और जवाब ये आ गया π-2π + π। फिर उसके बाद ये जब आया आंसर, ये +π और ये +π 2π हो गया और -2π ये यहाँ लिखा है, 2π -2π 0 आ गया, 0/2, 0/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें जवाब 0 ही आता है, लिहाजा v वेक्टर डॉट w वेक्टर का जवाब आंसर 0 आया, लिहाजा ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगे। इसको हम चाहे कह दें v इज परपेंडिकुलर w, या हम कह दें w इज परपेंडिकुलर टू, आपके पास ये देखें यही लिखा है w इज परपेंडिकुलर v इज परपेंडिकुलर टू w और w इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, दोनों बातें एक ही हैं। अब हम आते हैं कि जी हमारे पास पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, ये सवाल इसके अंदर पूछा गया था कि यहाँ पे 2 सवाल थे। एक हमारे पास था पैरेलल वेक्टर का, ये पैरेलल वेक्टर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट दोबारा आप पढ़ लेना। उसका सेकंड पार्ट ये है कि आप इसके अंदर बताएं जी पैरेलल वेक्टर हमारे पास कौन सा है। तो देखते हैं जी पैरेलल वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया था कि आपने कॉमन ढूंढना है, कि कॉमन आप ढूंढे। तो इसके अंदर देखते हैं जी, और कॉमन ऐसा ढूंढे कि जो बाकी आपके पास वेक्टर बचे हैं उसमें उसका रिजल्ट मौजूद हो। अब ये देखना, ये -π/2 है, ये -π है, ये +π/2। कॉमन हम देखते हैं, एलसीएम लिया जी हमने इसका, एलसीएम लिया तो 2 आ गया, देखिए कॉमन कैसे निकल रहा है। उसके बाद ये 2 लिखा डिनोमिनेटर में और इसके अंदर आपके पास नोमिनेटर, नोमिनेटर में देखें इसके अंदर ये आपके पास इसमें पाई कॉमन निकला है। पाई जब कॉमन निकलता है तो फिर हमारे पास ये बन जाता है 1i + 2j + 1k।
अब ये वेक्टर जो है v वेक्टर के इक्विवेलेंट है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि इसका नाम v है, इसका नाम v है i प्लस 2j प्लस 1k। तो यहाँ v वेक्टर आ गया और माइनस पाई बाई 2 वैसे ही आ गया। अब w और दो v वेक्टर के दरम्यान में एक स्केलर आ गया, माइनस पाई बाई 2 एक नंबर का नाम है। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका कोई जवाब आएगा, कोई नंबर आएगा। तो इस जब कोई दो वेक्टर्स के दरम्यान में कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, या 2.7 आ जाए, या 3 अंडर रूट आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, तो हम उस वेक्टर्स को दोनों को पैरेलल कहते हैं। w इज पैरेलल टू u वेक्टर और u वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर हमारे पास लिखा जाएगा। यही हमारे पास क्या कहते हैं, हम सर ने कहा था, और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर नॉट पैरेलल लिखना हो तो फिर उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ नोटेशन बता रहा हूँ कि आपने अगर नोटेशन जो सी है इस्तेमाल करनी हो कि u एंड इस कि u और v नॉट पैरेलल है, या w इज नॉट पैरेलल टू v, नॉट पैरेलल की ये नोटेशन मैंने बताई है। लेकिन आपके पास ये दोनों हमारे पास पैरेलल है। यहाँ पे रिजल्ट पैरेलल का आ गया जी, ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद इसी बात को ना लिखने का एक और तरीका भी है। ये -2 पाई को हम इधर देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने w से मल्टीप्लाई किया 2w, और ओवर पाई -2 w ओवर पाई इज इक्वल टू u वेक्टर। यानी मकसद क्या है बताने का, मकसद ये है कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हुए। और ये इस सवाल का ताल्लुक कुछ इससे नहीं है, ये तो सिर्फ एक नोटेशन इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताई थी। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।